Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा YouTube चैनल है अचीवर्स हैपनिंग द ड्रीम ट्रू। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और हमारी वीडियोज का भी आनंद उठा रहे होंगे। यदि आपने अभी एनटीपीसी की तैयारी शुरू नहीं की है तो भाई बहुत देर होने वाली है, जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर लीजिए। और हाँ, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए हम लोग जितना संभव हो सके उतना सेट्स लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब तक करीब 22 सेट आ चुके हैं और ये सेट नंबर 23 है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने उन 2200 सेट का अध्ययन नहीं किया है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उन सभी वीडियोज को देखिए। लेकिन आपको जो भी वीडियो देखना है वो आप देखिएगा कब? इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो यह आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। इसरो का कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर के बारे में जानेंगे कि कहाँ है। साथ ही साथ 2019 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए क्या होंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से और बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है जो आपके आगामी परीक्षाओं में जो दिसंबर में होने वाली है, भगवान करे कि हो जाए, उसमें जरूर पूछी जाएगी। तो समय ज़्यादा नहीं लगाते हुए 19 अप्रैल 2016 के महत्वपूर्ण एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को छाट कर मैं लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का सेट का पहला प्रश्न तो मैं बता दूं, बोल दूं, समझा दूं, लेकिन थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी है जो करना पड़ता है। नए लोग जो हमको देख रहे होंगे, इस बात को सुन रहे होंगे, उनसे प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, हुआ ये था कि उस समय जो एग्जाम हुआ था रेलवे का एनटीपीसी वाला, उस समय मार्च के महीना में हुआ था, इसलिए प्रश्न मार्च का पूछा है। लेकिन आपका जो एग्जाम है दिसंबर के महीने में होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये तीनों में जो आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है उसको याद रख के जाइएगा, उससे प्रश्न पूछेंगे। तो हम लोग छोड़िए, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपको ये बात पता होगी, आप लोगों ने रट्टा मार लिया होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब ट्रेंड बदला है तो आपको थीम भी याद रखना पड़ेगा। तो इस साल का थीम, मतलब 2020 का थीम है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। देखिए, ये बहुत सारा लंबा थीम हो जा रहा है, इसलिए आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछता है और ये तो साइंस का प्रश्न है, तो ज़्यादा डीप तो जाएगा नहीं, एनटीपीसी में कई बार बता चुका हूँ। दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है, मतलब नीचे दिए ऑप्शन में कौन ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रसार। तो प्रसार आप लोग सुने होंगे, प्रसार ऊष्मा ट्रांसफर करता है। जैसे आप लोग रेल की पटरी देखते होंगे, उसके बीच का गैप होता है और जब ऊष्मा उसमें ट्रांसफर होता है तो वो फैल जाता है, तो वो प्रसार हुआ। ठीक है, प्रतिबिंब जो हमारा है ये ऊष्मा ट्रांसफर का कोई प्रकार नहीं है। बाकी संवहन, विकिरण आपको पता ही होगा। ये सब बहुत आसान से टर्म्स है साइंस के, यदि नहीं पता है तो जाइए गूगल कीजिए, बहुत सारी बात वहाँ पता चल जाएगी। यदि मैं इन टर्मों को व्याख्या करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे बजट कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बजट का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। यदि आपसे कभी पूछ दिया कि बजट का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है बजट के बारे में, तो कोई भी अनुच्छेद में बजट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है जो कि अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, अच्छा, हम कुछ और अनुच्छेद के बारे में जानते हैं जो बजट से रिलेटेड है। 112 के साथ साथ आपको अनुच्छेद 110 भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 110 आप लोग धन विधेयक को जानते होंगे, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर है। चूंकि आसपास है इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक हो गया। एक और अनुच्छेद 108 के बारे में आप लोग जानते रहिए। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इतनी सारी बातें हो गई जो आपको मैंने 3 अनुच्छेद बताया, 108, 10 और 12। तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि बजट जो है कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शायद इससे संबंधित एक और प्रश्न हुआ था, रेटिनॉल जो भी इसको बोल लीजिए, यह है किससे संबंधित है? यह चूंकि विटामिन का टर्म है, आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो
रेटिनॉल का संबंध भी किससे हो जाएगा, विटामिन ए। अब हम थोड़ा सा विटामिन ए के बारे में जानेंगे। जैसे विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज मैकुलन ने की थी, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। ऐसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो कीड़ा, इसे आप कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील है, और बाकी उसके बाद जो विटामिन बच जाएगा वो जल में घुलनशील रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई विटामिन ए के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा इसका सोर्स भी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि क्या सोर्स है विटामिन ए का, मतलब हम लोग क्या बढ़िया से खाए पिए ताकि हमें विटामिन ए की कमी ना हो और हमें रतौंधी जैसा रोग ना हो। तो देखिए, सबसे बड़ा सोर्स इसका तो आप लोग जानते होंगे, गाजर है, पालक है, पपीता, ब्रोकली, बाकी मीट, मछली, दूध, पनीर, अंडा तो सब विटामिन का स्रोत है ही, तो वो सब तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन मेन रूप से आपसे एग्जाम में पूछेगा तो गाजर के बारे में पूछता है, पालक के बारे में पूछता है, यही सब के बारे में पूछता है और ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, तो रेटिनॉल और विटामिन ए से संबंधित बातों को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो अब हम लोग चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर, ठीक है। 5वां प्रश्न जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न है कि चार्ल्स डिकिंसन ने भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण को सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित किया था। ये देखिए, भागवत गीता आपको पूरा लाइफ कैसे जीना है वो आपको बताता है। भागवत गीता का उल्लेख किसमें है, भागवत गीता आप लोग यदि महाभारत जानते होंगे तो महाभारत में ही जब अर्जुन लड़ाई करने वहां पहुंचे कुरुक्षेत्र में, तब वो जब अपने परिवार के आमने सामने हुए तब उन्हें बहुत सारा उनके दिमाग में भ्रम छा गया। तो उन भ्रम को दूर करने के लिए, उन व्यवधान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सारे ज्ञान दिए, जिसे भागवत गीता में संकलित किया गया है, ठीक है। तो भागवत गीता में आपको जीवन कैसे जीना है ये बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। तो अंग्रेजी ने, चार्ल्स डिकिंसन ने 1785 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया ताकि वो लोग भी इसका आनंद ले सके, इससे ज्ञान प्राप्ति कर सके, ठीक है। बाकी तो आपको पता होगी कि गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं लगभग, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई चार्ल्स विल्किंसन के बारे में और भागवत गीता के बारे में। आप लोग को अभी तो नहीं, अभी आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, लेकिन जब आपको कभी समय मिले भविष्य में तो भागवत गीता को जरूर पढ़िएगा, बहुत सारी अच्छी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपसे बराबर पूछते रहता है, खासकर वो राज्य, वो देश जो आपके अभी ट्रेंडिंग है, जो चर्चा में है। तो उस समय चर्चा में म्यांमार रहा होगा, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो असम, असम देखिए म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। असम किसके साथ सीमा साझा करता है, तो असम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और इसके साथ साथ 7 अन्य राज्यों जिसमें 6 नॉर्थ ईस्ट के हो जाएंगे और 1 वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बाकी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये सब म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। एक त्रिपुरा है, आप लोग नाम सुने होंगे त्रिपुरा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। बाकी आप लोग यदि मैप से नहीं पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग मैप का बुक खरीद लीजिए, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का आप लोग खरीद लीजिए, और आप लोग इंग्लिश वर्जन लीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश के शब्द में दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको समझ नहीं आता है, बस आप लोग उसे बराबर देखते रहिएगा तो इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि आप लोग मैप खरीद लीजिएगा। तब तक हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है। जैसे भारत में जो, महाराष्ट्र में जो फिल्म उद्योग है उसे बॉलीवुड बोलते हैं, तो पाकिस्तान के फिल्म उद्योग को किस रूप में जानते हैं, तो लॉलीवुड। पाकिस्तान फिल्म उद्योग को लॉलीवुड जानते हैं। कुछ और इंडिया के फेमस फिल्म उद्योग हैं, जैसे वो तो महाराष्ट्र का हो गया, खासकर पूरा इंडिया में ही बॉलीवुड की धूम मची हुई है, विश्व में दूसरा नंबर पर बॉलीवुड आता है। तो उसी तरह से भारत में कुछ और वुड है जो आपको जानना चाहिए, जैसे धौलीवुड हो गया, गॉलीवुड हो गया, ये गुजरात से रिलेटेड है। सैंडलवुड, आप लोगों को सैंडल से समझ में आ रहा होगा कि कर्नाटक से रिलेटेड है। और बहुत सारे हैं जैसे मॉलीवुड केरला, हॉलीवुड ओडिशा। लेकिन आपको याद रखना है किसके बारे में, कॉलीवुड के बारे में, जो तमिल का है। मेन रूप से यही है इंडिया का दूसरा, ठीक है, कॉलीवुड। तो कॉलीवुड किसे बोलते हैं, तमिल को। और टॉलीवुड से भी तमिल इंडस्ट्री जाता है, लेकिन टॉलीवुड जो है ना कभी कभी वेस्ट बंगाल को रिफर करता है। तो इसलिए आप लोग कॉलीवुड ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, साउथ के फिल्म इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इतनी सारी बातें फिल्म उद्योग पर हो गई। अभी साउथ आप लोग जरूर देखते होंगे, साउथ की मूवी, खासकर बाहुबली तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। इधर एक ट्रेंडिंग मूवी कुछ साल पहले, शायद पिछले साल आई थी, KGF,
वो भी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, मैंने नहीं देखा है। ठीक है, खैर छोड़िए, पथ से विचलित न होते हुए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, हमारा गौरव हमारा संस्कृति। प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था। मनुस्मृति को आप लोग अवश्य जानते होंगे, मनु द्वारा लिखा गया था। मनुस्मृति, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। सबसे पहले यही भारत में नियम कानून का सबसे पहले बुक, सबसे पहला किताब भारत में नियम कानून का यही था, मनुस्मृति। और किस भाषा में था? संस्कृत में था। बाद में इसके बहुत सारे डिमेरिट आए, मेरिट आए, वो सब तो बात की बात है, लेकिन हमारी सबसे पहली कानूनी दस्तावेज संस्कृत में लिखी हुई मनुस्मृति थी, रिटन बाय मनु। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई और इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है कि विंडोज़ 10 क्या है। तो विंडोज़ 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग यदि अभी शायद विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन यही है, विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी न कभी लैपटॉप, पीसी या साइबर कैफ़े में भी जाकर आप लोगों ने कभी न कभी इसे ज़रूर देखा होगा, विंडोज़ 10 को। ठीक है, तो विंडोज़ 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क, हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे लैपटॉप को चलाने में मदद करती है। तो और विंडोज़ 10 के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। इसमें जैसे अपडेट आता है फ़ोन में, उसी तरह से इसका यदि अपडेट आएगा तो आगे आपको विंडोज़ 11 मिलेगा देखने को। ठीक है, जो हो सकता है आपके लिए जल्द ही आ जाए विंडोज़ 11। तब अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी हम लोग खींचेंगे ताकि आपको ज़्यादा बोझ न लगे कोई भी प्रश्न, और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 10वें प्रश्न को, हर प्रश्न पर 1 मिनट का समय दूंगा ताकि 30 मिनट में 30 प्रश्नों का डिस्कशन हो जाए। ओके, तो अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक स्वायत्तता किस में प्रदान की गई थी। आप लोगों को पता होगा जब यहाँ अंग्रेज यहाँ अपना शासन स्थापित किए थे तो बहुत सारे अधिनियम लाए थे। तो जब 1935 का भारत सरकार का अधिनियम लाया गया तो उसी में प्रादेशिक स्वायत्तता दी गई, इसी में चुनाव लड़ा गया, इसी में बहुत सारे चुनाव उभर कर आए, जिसमें कांग्रेस की सरकार बहुत जगह उभर कर आए, मुस्लिम लीग की सरकार 1-2 जगह उभर कर आई। मतलब 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। जिस तरह से अभी के संविधान में 22 भाग हैं, उसी तरह से उस समय 14 भाग था, 321 अधिनियम था, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो और बहुत सारी बातें उसमें थी, बहुत सारा काम हुआ था। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और पहली बार आम चुनाव की घोषणा की गई थी, इसका बयान तो मैं ऊपर कर ही चुका हूँ। तो ये सारी बातें हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और उसी में एक प्रादेशिक स्वायत्तता आई थी, और इसके बाद ही चुनाव हुए थे। ओके, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। बाकी यदि आपको इससे संबंधित नोट्स, भारतीय संविधान के कैसे कैसे उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण में किसकी क्या भूमिका रही, ये सब यदि आपको जानना है तो एक बार जाइए हमारे वेबसाइट www.achieversweb.in पर जाइए। पॉलिटी के सेक्शन में आप लोग आसानी से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स दिया हुआ है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग पीते जरूर हैं लेकिन जानते बहुत कम लोग होंगे। मीठे शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कोको कोला, थम्स अप वगैरह वगैरह। तो मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है, मतलब उसमें मेन रूप से क्या रहता है। तो उसमें मेन मुख्य रूप से कार्बोनेटेड पानी रहता है। कार्बोनेटेड पानी मतलब थोड़ा सा एसिड टाइप का रहता है। ओके, अच्छा, आप लोग सुनते होंगे कि आप लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया तो चलो भाई पचाते हैं, ठंडा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ताकि वो पच जाए। क्यों? तो एसिड है तो वो आपको पचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे कार्बोनेटेड मतलब COOH, ये हुआ कार्बोनेटेड वाला। तो कार्बोनेटेड पानी जो है हमारे लिए खतरनाक है, और इसमें बहुत सारे थोड़ा सा शीतल पेय जो होता है ना हमारे लिए खतरनाक ही है, बहुत कम अच्छा है। जैसे एक शोध किया गया था एक बार कि दांत को कोका कोला में डुबा कर रखा गया था, तो 2 दिन में दांत पता है रबड़ बन गया, इतना मतलब लपलपा गया दांत। समझिए इतना खतरनाक होता है हमारे लिए। चलिए थोड़ा बहुत पी लिए कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में डूबे मत रहिएगा। ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा कुछ जानना नहीं था। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। पथरी मतलब किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसे पथरी कहते हैं। तो अत्यधिक पानी पीजिएगा तो आपको कभी पथरी की समस्या नहीं आएगी, रेयर केस में आएगी, तो इसलिए पानी पीते रहिए। इसको छोड़कर बाकी जो तीनों ऑप्शंस बचे हैं ये सब पथरी को निर्माण करने में मदद करते हैं। तो ठीक है, तो पानी आप लोग जरूर पीजिएगा, मैं भी अभी तुरंत पानी पीकर आता हूँ। तो चलिए अब अगले प्रश्न को पानी पीने के बाद
अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितने राशि है। आप लोग कभी ना कभी, अभी तो उतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन कभी ना कभी आप लोग पेपर में राशि चक्र जरूर पढ़ते होंगे, अपना राशि फल जरूर पढ़ते होंगे कि चलिए मेरा ये राशि है तो आज देखते हैं कि आज क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही भी है, कहीं ना कहीं वहम भी है। अच्छा बताइए कि एक राशि, एक लाइन लिखा हुआ है कि आपका दिन खराब रहेगा, तो वो एक लाइन मान लीजिए 10 लाख लोगों का वही राशि है, तो 10 लाख लोगों के लिए वो बात सही कैसे हो सकता है। ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन खगोल विज्ञान जो है कुछ भी कर सकता है। हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें आप लोग जाकर देखिएगा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खगोलविद हुए कि वे कुछ से कुछ कर सकते थे। तो छोड़िए, हम लोग को जो प्रश्न है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। प्रश्न है कि ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र कितने हैं, मतलब राशियाँ कितनी हैं। तो आप लोग फोटो के माध्यम से समझिए कि आप लोग को ऐसे पता होगा। अपनी अपनी राशि आप लोग को कमेंट में नहीं देना है। राशि जो है 12 है। अब देखिए राशि तो 12 हो गई। आपसे कभी कभी रेलवे के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि किस राशि का चिन्ह क्या है। तो मेष का देखिए, वृषभ का देखिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इतनी सारी राशियां हैं 12। तो इसमें आप लोग को खासकर वृश्चिक का जो बिच्छू है इससे पूछता है। सिंह का तो सिंह रहेगा तो आपसे पूछेगा नहीं। कर्क का पूछेगा, और इससे एक बार और आपको मीन का मछली पूछेगा नहीं, क्योंकि मीन का सीधा सीधा मछली हो रहा है। वृषभ का पूछेगा नहीं। तो यही दो आपसे खास, वृश्चिक, कर्क और मेष, ये तीनों आपसे कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग ज़्यादा राशि में नहीं जाएंगे, आप लोग राशिफल पढ़ सकते हैं आज का जाकर कहीं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। किसका आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, मतलब स्टेबलाइजर के रूप में यूज किसका किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। स्टेबलाइजर मतलब जैसे आप लोग टीवी चलाते होंगे पहले, अब तो ऑटो स्टेबलाइजर होता है वो। तो स्टेबलाइजर मतलब उसे नियंत्रित करता है ताकि इधर उधर ज़्यादा उसे वोल्टेज आ जाए तो उसे नियंत्रित कर सके। तो इसी तरह से आइसक्रीम में जिलेटिन जो है जिलेटिन जो है स्टेबलाइजर का काम करता है। इसका काम ये हुआ कि मान लीजिए कि बर्फ़ दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, तो ये ना हो कि दूध की जो बूंदे हैं वो बर्फ़ के साथ मिलकर जम जाए, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा डाला जाता है। अब ये सेहत के लिए हानिकारक है या लाभदायक ये तो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं इतना जान पाया। लेकिन जो भी हो, आइसक्रीम तो पसंद है सबको, बच्चों की फेवरेट, लड़कियों की फेवरेट है आइसक्रीम। बहुत सारे फ्लेवर मिलते होंगे। आई होप इस वर्ष तो आप लोगों ने बहुत आइसक्रीम को मिस किया होगा कोरोना वायरस के कारण, लेकिन यदि आप लोग यूट्यूब से सेफ बन गए होंगे तो बढ़िया बात है। चलिए छोड़िए, आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में जिलेटिन का यूज किया जाता है, इसे याद रखिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए जल का ये सब बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यदि ये सब प्रश्न आप गलत करते हैं तो थोड़ा सा आप नीचे हैं, जल्दी से ऊपर आइए। तो पानी का देखिए पूछने का तरीका देखिए, पिछला सेट मैंने डिस्कस किया था तो मुझे याद है कि उसमें हिमांक पूछा था। आपसे कभी गलनांक पूछ देगा, कभी क्वथनांक पूछ लेगा, तो यही सब घूमते फिरते क्वेश्चन रहता है। आप लोग को याद होगा कि पिछले सेट यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें काकोरी से एक क्वेश्चन था, काकोरी डकैती से। इस सेट में एक प्रश्न था कि काकोरी डकैती किस संगठन ने किया था। तो चूंकि मिलता जुलता है प्रश्न देता है, इसलिए मैं उस प्रश्न को नहीं लिया, क्योंकि उस समय उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका था काकोरी का। ठीक है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल को अन्य किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट को अन्य किस रूप में जाना जाता है आपको पता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता है। तो छोड़िए, फुटबॉल को जानिए। फुटबॉल को सॉकर के रूप में जाना जाता है। अब फुटबॉल की बातें हो रही है तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप मतलब फीफा वर्ल्ड कप, आप लोगों को जरूर पता होगा फीफा के बारे में। और जब फीफा वर्ल्ड कप की बात आ रही है तो पहले वाला तो जहाँ हुआ था हुआ ही था। आप लोगों को अगले वाला ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगला वाला कहाँ होने वाला है। तो अगला वाला जो 2022 में मेल का मतलब पुरुष का कतर में होने वाला है, और 2023 में स्त्रियों का होने वाला है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसकी होस्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा। अच्छा, आप लोग एक बात कमेंट में कर सकते हैं, एक बार मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा था, इस समय पूछ सकता हूँ, तो आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग पूछ रहे थे कि प्रश्न क्यों नहीं पूछते, आप लोग जवाब देते नहीं हो, इसलिए मैं प्रश्न पूछता नहीं हूँ। आप लोग जवाब दीजिए, मैं प्रश्न जरूर पूछूंगा। प्रश्न है कि जो पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो किसके किसके बीच हुआ था, और उसमें फाइनल कौन था, होस्ट कंट्री कौन था, ये सब आप लोग को डिटेल में जवाब देना है। दे सकते हैं तो दीजिए। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न टफ है। प्रश्न है क्या है देखिए कि फ्लावियन
एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम कहाँ स्थित है? तो इटली के रोम में फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाने वाला, मतलब इसका नाम है फ्लावियन एम्फी थिएटर। कोलोसियम है, यह जो है अब तक का विश्व का सबसे बड़ा कोलोसियम है, इसलिए यह पूछा गया था। ठीक है, तो रिसेंट में जो बातें हो रही है विश्व में बड़ी ऊंची ये सब घट रही है, आपको इससे अपडेटेड रखना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो रिसेंट में जैसे भारत में सबसे अभी सुरंग बनाई गई, अटल सुरंग का नाम सुना होगा, उसका इनॉग्रेट किया गया। फिर पहले बनाई गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, जो विश्व की सबसे ऊंची थी। भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया मोटेरा। तो ये सब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए फेमस है, महत्वपूर्ण है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग 50% से ज़्यादा प्रश्न कर चुके हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है। प्रश्न है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? यह चूंकि पहली बार किसी भारतीय को मिला है, जावेद अख्तर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया? क्योंकि यह पुरस्कार उन्हें आलोचनात्मक विचारधारा, धार्मिक सिद्धांतों की समीक्षा, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिचर्ड डॉकिंस कौन है। ऐसा नहीं कि ये कोई जीव वैज्ञानिक या वैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये बायोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे, कहाँ के थे ये मुझे नहीं याद है, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि मैं भूल गया। तो रिचर्ड डॉकिंस की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है। अब हम लोग 19वें प्रश्न को देखेंगे कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस कार हो या बाइक हो या कुछ भी हो, उसकी गति स्पीडोमीटर पर कभी निर्भर नहीं करेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पीडोमीटर क्या होता है। आप लोगों ने बाइक जरूर चलाया होगा, तो उसमें जिस पर आप लोग स्पीड देखते हैं कि हाँ भाई हम लोग 110 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो वो जो जिस पर दिखता है आपका स्पीड, वही स्पीडोमीटर हुआ। तो इसका आपकी गति से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप कार चलाओ चाहे बाइक चलाओ। ठीक है, या फिर आप हेलीकॉप्टर उड़ा लो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कार का गति है या किसी भी गाड़ी का गति है, ये दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गति वर्धन में बदलाव, ये सब पर निर्भर करेगा, आपके स्पीडोमीटर पर कभी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, ये जो प्रश्न है उसमें आप लोग देखिए। प्रश्न है कि इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता था? तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता? न्यूजीलैंड। किसे हराया? न्यूजीलैंड नहीं जीता, सॉरी, इंग्लैंड जीता। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। कैसे जीता? तो बाउंड्री काउंटिंग करके, कि कौन ज़्यादा बाउंड्री मारा है उसके हिसाब से। तो ये देखिए, आपको प्रश्न में एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है कि WCC मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया। विजेता पहली बार इंग्लैंड बना है। ठीक है, इंग्लैंड को ऐसे क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता पहला बार इंग्लैंड बना है। कब? 2019 में आकर। ये भी जीता नहीं, गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, छोड़िए, न्यूजीलैंड बहुत बेहतरीन खेला था, आप लोगों ने मैच देखा होगा। इंडिया के खिलाफ भी बेहतरीन खेला था, या यूँ कहें इंडिया उस समय खराब खेला था, और फाइनल में तो खेला ही था लेकिन हार गया। खैर कोई बात नहीं, क्रिकेट में हारना जीतना लगा ही रहता है। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। मतलब यदि आपको समुद्र का पानी पीना है तो कैसे पीजिएगा? सबसे पहले उससे नमक निकालिए तब पीजिएगा। तो वही बोल रहा है कि हम पानी को अलवणीकरण कैसे करेंगे। तो इसका एक महत्वपूर्ण तकनीक है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, फेमस टेक्निक है, पारंपरिक टेक्निक है। क्या? आसवन। आसवन विधि बहुत ही इसका पुराना टेक्निक है इस्तेमाल करने का। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि द्रव में घुलनशील है नमक, तो उससे जो अशुद्धि है इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे द्रव बाष्पित हो जाएगा, और द्रव के इस बाष्प को किसी अन्य पात्र में एकत्रित करके ठंडा किया जाता है, जिससे आपको पानी निकल जाएगा, साफ पानी, और आप आसानी से पी सकते हैं, और उसमें जो अशुद्धि है वो उधर रह गया। तो ये हो गई आपका आसवन विधि। बाकी PDF में लिखा हुआ है, आप लोग रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए, गोलकोंडा से प्रश्न एक बार और हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ और प्रश्न था, शायद रिपीट हो गया है प्रश्न, या रिपीट नहीं हुआ ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन देख लीजिए प्रश्न को, अब आ गया है। तो प्रश्न है कि गोलकोंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? तो ये कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। तो उस समय मैंने कुछ और जानकारियाँ दी होगी, इसमें कुछ और दूंगा, इसलिए आप लोग इस पर भी ध्यान रखें।
गोलकुंडा जो था उस समय हीरा के लिए प्रसिद्ध था। बहुत सारे महत्वपूर्ण हीरे जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड, नसाक डायमंड, नूर एल एन डायमंड, ये सब डायमंड वहाँ थे और अब सब विभिन्न देशों में सब यहाँ से लूट के ले गया है। इसलिए इसका निर्माण मैंने बताया कि कुतुब शाही राजवंश ने करवाया था। बहुत पहले दूसरे राजवंश ने भी करवाए थे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी काकतीय राजवंश का भी नाम आता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, यदि कुतुब शाही राजवंश आए तो कुतुब शाही राजवंश, काकतीय राजवंश आए तो काकतीय राजवंश। ठीक है। शुरुआत में मिट्टी से बने इस किले को मोहम्मद शाह और कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान विशाल चट्टानों से बनवाया गया। चूंकि चट्टानों से इनके द्वारा ही बनवाया गया कुतुब शाही राजवंश में, इसलिए मेन रूप से कुतुब शाही राजवंश का नाम आता है। यह जो है पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 390 फीट है। वाह, बहुत बढ़िया किला है। और बहुत सारी बातें इस किला के बारे में मैंने एक बार और बताया था, यदि नहीं बताया था तो आप लोग, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए वीडियो को, लेकिन इसे देखने के बाद। और हाँ, पहली बार मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्त भी इसे ज्वाइन करके आसानी से देख सके और अपने तैयारी में चार चांद लगा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है। स्लीप एपनिया आप लोग ऐसे तो समझिएगा नहीं, मेडिकल टर्म है, ऐसे समझिए कि सोते समय जो खर्राटे लेता है, ये स्लीप एपनिया का एक सिम्पटम है। और जैसे स्लीप एपनिया में क्या होता है ना, स्लीप एपनिया में कि आप लोग सोते सोते एकाएक जाग जाइएगा, उठ जाइएगा। क्यों? क्योंकि लगेगा कि हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब जो लक्षण है स्लीप एपनिया का है। शोध आया है, क्या पता है, 5 में से 1 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी, आप बूढ़े होंगे, तो आप में भी खर्राटे वाली तो समस्या आएगी ही। तो खर्राटे मारना जो है स्लीप एपनिया में सोते समय संबंधित है। ठीक है, खर्राटे मारना स्लीप एपनिया से संबंधित है। आई होप आप लोग खर्राटे ना मारते होंगे। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि डेविस कप 2019 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था। डेविस कप टेनिस रिलेटेड पता होगा, तो यह जो है स्पेन में आयोजित की गई थी और विनर स्पेन ही हुआ था, कनाडा को हराकर। स्पेन की जब बात आती है तो राफेल नडाल की बात आएगी। राफेल नडाल इसमें जिताने में अहम भूमिका निभाए थे, आपको पता होगा। तो अब डेविस कप 2020 भी होना था यहीं स्पेन में, लेकिन कोविड-19 के कारण अगला वर्ष होगा, कहाँ होगा, स्पेन में ही होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग जल्द अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। 25वें प्रश्न को पहले देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि सितंबर 2020 में निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर-नवंबर के महीने में किस राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको पता है। 28 अक्टूबर को पहला चरण, फिर 3 नवंबर को, फिर 4 नवंबर को या 7 नवंबर को, ऐसे ही कुछ है। 10 को रिजल्ट आना है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो आप लोग बिहार से संबंधित जितना भी बातें हैं, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है, कितने विधान परिषद की सीट है, ये सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते होंगे तो उसमें रोजाना डिस्कशन होता है। तो यदि नहीं देखते हैं तो देखिए, आपके लिए फायदेमंद ही है। तो अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होंगे। ठीक है, तो आई होप बिहार में देखिए अब कौन जीतता है। जीतने की बात है तो शायद एनडीए ही जीतेगी, ऐसा लग रहा है, लेकिन चुनाव है, कभी भी कुछ हो सकता है। जनता का शासन है, लोकतंत्र है। खैर छोड़िए, हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। बालाघाट खदान किसके लिए फेमस है। तो देखिए, बालाघाट का जो खदान है तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। अब आप लोग थोड़ा सा कीजिए कुछ। आज का दूसरा प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा कि बालाघाट खदान कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, जाइए लिख दीजिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आप लोगों को जरूर पता होगा, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपसे बराबर पूछता है, तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। आपसे आगे भी पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करोड़ों बार पूछे गए हैं, लाखों बार और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की ओर रुखसत करते हैं। प्रश्न है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी, बहुमत से बनी, तो उसमें 78 महिला सांसद भी थी। अब जब महिला सांसद की बात आ रही है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किस देश के संसद में सबसे ज़्यादा योगदान महिला का है, मतलब महिला का सबसे ज़्यादा योगदान किस देश के संसद में है। तो रवांडा देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ 61% महिलाएं ही सांसद हैं। ठीक है,
अब हम देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव से रिलेटेड फैक्ट्स को बोलेंगे, बारी बारी से बोलूँगा मैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, उसका नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। पहला फैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि 17वीं, यह जो लोकसभा चुनाव थी, यह कैमी लोकसभा चुनाव थी, तो 17वीं, ठीक है, याद रखिएगा 17वीं। आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि यह जो लोकसभा चल रहा है यह कैमी लोकसभा है, तो 17वीं, ठीक है। दूसरे फैक्ट्स में बोलूँगा, ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे ज़्यादा सीट किसको प्राप्त हुई, किस पार्टी को, तो बीजेपी को प्राप्त हुई कितनी सीट, 303 सीट प्राप्त हुई, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ना, अब मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे कम उम्र की सांसद कौन है इसमें, तो चंद्रानी मुर्मू, आप लोग सुने होंगे। हाँ, इससे ये किस दल की है ये आपको याद रखना है, तो बीजेडी, ओडिशा की है, भारतीय जनता दल, भारतीय जनता दल नहीं, बीजू जनता दल, ठीक है, बीजू जनता दल की ये सांसद है। अब हम लोग देखेंगे और फैक्ट्स के बारे में इससे कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा जीत किसे प्राप्त हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन जीता है, तो CR पाटिल जी जीते हैं, जो गुजरात के हैं, ठीक है। 17वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत किसे हुई है, तो BK सिंह, ये UP PCS ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं चुनी गई है, 11 महिलाएं। और बाकी 17वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद कौन किसे नियुक्त किया गया है, तो ओम बिरला को। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था, तो वीरेंद्र कुमार को। 17वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्य में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, किसमें याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। तो इतनी सारी बातें हो गई जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसके बाद यही एग्जाम हो रहा है। खासकर CHSL के लिए तो अभी शायद CHSL का एग्जाम चालू है, तो CHSL के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। और हाँ, यदि आप लोग CHSL एग्जाम वाले हैं तो कुछ कुछ बताइएगा कि क्या प्रश्न पूछा है कमेंट करके, ओके। क्या आपका कुछ फ़ायदा हुआ करंट अफेयर्स के मंथली से, ये बात भी आप हमें बताना ना भूलिएगा, ओके। अगले प्रश्न को देखेंगे। इतनी बातें हो गई उस प्रश्न के बारे में, बहुत जल्द सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 368 जो है भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, संसद में आपको पता होगा भारत का संविधान जो है बहुत जगह से बनाया गया है। अब आप लोग देखिएगा, बहुत जगह से जब आप लोग बना लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा ही, तो इसलिए अब तक भारत में 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन ही 1951 में हो गया था, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। और यदि आपको अभी परीक्षा देने जाना है तो आपको लेटेस्ट संविधान संशोधन के बारे में याद रखना है कि SC/ST के जो आरक्षण है उस पर जो हुआ था, कि संसद में जो आरक्षण है उसके लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से आप लोग पढ़िएगा तभी कम पढ़ाई में आप लोग ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा चैनल ही अचीवर्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो है भारतीय संसद को संविधान में संशोधन, ये किस भाग में है ये आपसे पूछ सकता है, तो भाग 20 याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई इसके बारे में, अब ज़्यादा कुछ नहीं, हम अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो आपका आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। तो आप लोगों को ध्यान होगी कि कोई भी सैटेलाइट छोड़ा गया तो उसमें लिखता है कि इसकी कंट्रोल, इसका जो नियंत्रण है कर्नाटक के हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने ले लिया। तो इसरो का जो मास्टर नियंत्रक सुविधा है वो कर्नाटक के हासन में स्थित है, मतलब कर्नाटक राज्य में स्थित है, हासन जिले में स्थित है, यहीं से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स खाली ही है, आप लोग जाकर वहाँ पर रिप्लाई दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलूँगा आपसे फिर अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। अभी कोरोना का कहर जारी है तो इसलिए अपने साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले दिन। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।